जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सभी आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा, जो हमारी सीरीज है हरियाणा डी ग्रुप 2018 की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जब आप देने जाते हो तो उसके अंदर प्रीवियस ईयर का वेटेज सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की जब हम तैयारी करते हैं तो उसका बेस जो बनाते हैं हम प्रीवियस ईयर ही बनाते हैं। और साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये हमने सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है, जो 2018 में ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए थे, यानी कि 4 शिफ्ट हुई थी। एक शिफ्ट के मैं पहले आपको सॉल्यूशन दे चुका हूँ, दूसरी शिफ्ट ये है, आज जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। इवनिंग शिफ्ट है, यानी कि ये सेकंड शिफ्ट है, एक शिफ्ट मैं पहले करवा चुका हूँ। इसके साथ मैं आपको पूरी ब्रीफ जो है आपकी मतलब जो है पूरी की पूरी डेफिनेशन भी दूंगा, कुछ व्याख्या भी करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा आपको, तैयारी कैसे करनी है, साइंस के क्वेश्चन कहाँ से करनी है, ये पहले जो डी ग्रुप में आए थे वो कहाँ से आए थे, और जो ये एनटीए अब क्वेश्चन पूछेगी ये कहाँ से पूछेगी, इन सभी बातों के ऊपर भी जो है हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो ताकि मेरे को एक मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। ये देखिएगा, ऐसे साइंस पढ़ोगे तो 15 में से 15 आएंगे, बिल्कुल सही टैगलाइन है। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, मोटिवेशन अगर मुझे मिलेगा, मैं आपके लिए 1000 क्वेश्चन बना रहा हूँ 9th और 10th की एनसीईआरटी से। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है और पढ़ने का अनुभव भी नहीं है, तो उनके लिए मैं 1 लाइनर क्वेश्चन बना रहा हूँ, 1 लाइनर और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन बना रहा हूँ। एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में हरियाणा में आए हैं, फ्री में पूरी की पूरी पीडीएफ देने वाला हूँ उसकी मैं, ठीक है। तो आप एक मेरे को मोटिवेशन दोगे तो मैं आपके लिए जो है एक अच्छा कंटेंट जो है तैयार कर रहा हूँ साइंस का, ताकि आपको 15 में से 15 मिल सके। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इजी क्वेश्चन पूछा गया था, रिक्रिस्टलेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट से क्वेश्चन पूछा गया। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2CO3 डॉट 10H2 होता है, ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं वाशिंग सोडा। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ वाशिंग सोडा। ये जो है वाशिंग सोडा है, वाशिंग सोडा यानी कि धोने का जो सोडा होता है उसको हम कहते हैं। देखिएगा, आज डिजिटल बोर्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे भी बहुत अच्छा समझाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो जो मैं सबसे बेस्ट मेथड आपको बताता हूँ वो मेथड यूज़ करें। देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट है तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस को हटा दीजिएगा। क्यों हटा दीजिएगा? क्योंकि ये दोनों के दोनों कंपाउंड जो हैं ये आपके कैल्शियम के कंपाउंड हैं, और सोडियम कार्बोनेट सोडियम का कंपाउंड है। सोडियम के कंपाउंड दो ही हैं, एक तो बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये होता है बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा के गर्म करने से वाशिंग सोडा बनता है, लेकिन जो आपका सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाशिंग सोडा ही बोलते हैं। ये बिल्कुल ठीक लगा रखा है जिसने लगा रखा है, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा भी? आपका वाशिंग सोडा होगा। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, इसको हम व्यंजक चूर्ण बोलते हैं। इसको पानी को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, जब हम जिप्सम में से पानी को निकाल देते हैं, यानी कि कैल्शियम डिहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कर देते हैं, CaSO4 डॉट हाफ H2O कर देते हैं, तो इससे आपका क्या बन जाता है? इससे आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अगर 2 H2O होता है यहाँ पर तो वो जो है आपका जिप्सम बन जाता है। तो आपको याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर को कहाँ से बनाया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जो है क्लोराइड से बनाया जाता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम पे बनाया जाता है। जैसे कि पिछली शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडियम कार्बोनेट को किसके गर्म करने से प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम जो आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त किया जाता है। ये इन चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। ये आपका जो चैप्टर है ये आपके साइंस के 10th क्लास का पहला ही चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन से, वहीं से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अब भी एनटीए जब क्वेश्चन पूछेगी तो एनसीईआरटी से ही पूछेगी। 10th क्लास का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको मैं बहुत अच्छे से करवाऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा वो इसी की करूंगा कि एनसीईआरटी कंटेंट को लेकर आऊँगा आपके लिए, एनसीईआरटी कंटेंट को करवाऊंगा, ठीक है भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था आपके सामने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट। देखिएगा ब्रीथिंग रेट जब हम सांस लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग रेट, ये नॉर्मल रेट कब होती है, मतलब नॉर्मल कितनी होती है। नॉर्मली हम 15 से 18, वैसे ये 12 से 20 होती है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 12 से 20 होती है। हम 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेते हैं। ये नॉर्मल कहा है, जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतनी ज़्यादा सांस लेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतनी ही एनर्जी की हमें ज़रूरत होगी, और एनर्जी की पूर्ति किससे होती है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर ही एनर्जी बनाती है। तो ब्रीथिंग रेट जो है वो आपकी कितनी होती है, 12 से 20 होती है। ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जो है 15 से 18 करना पड़ेगा। ये जब आपके हरियाणा के एग्जाम में आया था डी ग्रुप में, तो आपको यही करना था। ये क्वेश्चन आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से है। रेस्पिरेटरी 10th क्लास में जो आपकी ह्यूमन एनाटॉमी है उससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। सेम का सेम क्वेश्चन ऐसा कैसा जो है आपको दिया गया है। तो हम जो है आपको जो कोर्स हमने करवा रखा है उसमें सारा एनसीईआरटी का डेटा दे रखा है, आप देख लीजिएगा। बहुत बेहतरीन कोर्स है, और किसी का देख लीजिएगा। नहीं तो आप साइंस करो तो केवल एनसीईआरटी करिएगा, और किसी भी बुक से आप साइंस मत करिएगा। मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, क्योंकि आप पढ़ो भी गए और क्वेश्चन भी एक भी आपको जो है एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा किसी और बुक से अगर आप पढ़ते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपको कर लेना है, वो मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो। सारी तैयारी जो है आप मेरे ऊपर छोड़ दो। साइंस की तैयारी अगर 30 दिन बचे हुए हैं, 30 दिन में बहुत बेहतरीन तैयारी हम जो है कर लेंगे। फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। सबसे पहले तो व्हाट इज स्टोमेटा, रंध्र कहाँ होते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं वो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। मेनली प्लांट के अंदर जो छिद्र पाए जाते हैं, जैसे लीफ होती है, लीफ के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और वास्तव में प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और जो है ऑक्सीजन बाहर जाती है। ये सारा काम जो है अंदर या बाहर आने का काम जो है आपके स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। गैसों का एक्सचेंज है या फिर वाटर अंदर बाहर जाना है, ये सारा स्टोमेटा के अंदर ही होता है। मेनली ये लीफ में पाया जाता है, पत्तियों में मेनली पाया जाता है, लेकिन ये प्लांट के हर हिस्से में पाया जाता है स्टोमेटा। यानी कि प्लांट में पाए जाने वाले छिद्र को स्टोमेटा हम कहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा से मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर स्टोमेटा के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपका एक छिद्र होता है, मान के चलो ये, और इस छिद्र को गार्ड सेल जो है वो घेरी हुई रहती हैं। इन सेल्स का नाम होता है गार्ड सेल। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो आपके स्टोमेटा को घेरे हुए होती हैं उन सेल्स को क्या कहते हैं, गार्ड सेल। और वास्तव में गार्ड सेल ही इसको ओपन करती हैं। जैसे गैस अंदर आती है तो ये गार्ड सेल ओपन हो जाती हैं। जैसे ही गैस बाहर जाती, जैसे ही गैस अंदर आ जाती हैं ये वापस बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसका काम जो है आपका क्या है भी, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है स्टोमेटा के थ्रू होता है। क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रू। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज को हम कहते क्या है, प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इस प्रोसेस को ओस्मोसिस बोलते हैं, सॉरी डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन, पानी का अंदर या बाहर जाना ओस्मोसिस कहलाता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद ये जो है आपके लिए ट्रांसिकेशन जो है, परिवहन जो है प्लांट्स के अंदर, परिवहन 2 टिश्यू के थ्रू होता है। वाटर यानी कि पानी का परिवहन किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है। जाइलम टिश्यू होता है, उसके थ्रू वाटर बाहर अंदर जाता है। और जो फूड होता है प्लांट के अंदर वो फ्लोएम के थ्रू अंदर बाहर जाता है। इसको याद रखिएगा, फ्लोएम और जाइलम ये टिश्यू है। रिप्रोडक्शन प्लांट किसके थ्रू करते हैं, फ्लावर के थ्रू करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि प्लांट रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं। तो फ्लावर जो है यानी कि पुष्प जो है पौधों का प्रजनन अंग कहलाता है। ठीक है, तो ये प्लांट किंगडम से क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम अच्छे से जो है कर लेंगे, इस चैप्टर को भी। एनसीईआरटी का ये ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ये हमारा भी क्रैश कोर्स है, इसको थोड़ा बता देता हूँ। वैसे मैं बता चुका हूँ आपको, हमारा साइंस क्रैश कोर्स है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसके अंदर जितना भी कंटेंट लिया गया है वो एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके अंदर मैंने 10 मॉक टेस्ट भी आपके लिए दिए हैं, सॉल्यूशन। 149 रुपये में, मात्र 149 रुपये में ये टेस्ट है। मिशन ऑनलाइन क्लासेज ऐप जो है इस पर आपको ये मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वैसे भी आप अगर फ्री में तैयारी करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उत्तम क्लासेज, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, उत्तम क्लासेज, इसको ज्वाइन कर लें। इसमें मैं सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स जितने भी आपके साइंस के बनते हैं एनसीईआरटी डेटा के, वो सारे मैंने डाल रखे हैं। बहुत बेहतरीन जो है कंटेंट आपके लिए डाल रखा है। ऐप पर तो हर चीज़ मिलेंगी। ऐप पर तो आपको जो है सभी क्लासेस मिलेंगी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोलॉजी की, क्योंकि इकोलॉजी भी जो है आपके साइंस का ही पोर्शन है। तो इनको देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन सेशन जो है इसके अंदर दिया गया है। एनटीए लेवल का कंटेंट दिया गया है। ज़्यादा इंक्वायरी के लिए मेरे पास कॉल कर लीजिएगा, ताकि आपको मैं अच्छे से जो है क्लियर कर दूँ सभी चीज़ें। 7876763394 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा।
क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द नोट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। सबसे पहले तो मैं आपको न्यूरॉन के बारे में बताता हूँ, उसके बाद ही पार्ट देखिएगा। एक बात याद रखिएगा, अब हाल फिलहाल में डायग्राम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो जितने भी डायग्राम हैं उनको आपको अच्छे से कर लेना है। न्यूरॉन क्या है मैं बता देता हूँ। न्यूरॉन जो है वो सेल है, ये सेल हैं, या फिर आप इनको ब्रेन सेल कह सकते हैं, या फिर आप नर्वस सिस्टम सेल इसको कह सकते हैं। जितना भी आपकी बॉडी को कंट्रोल करने वाले ऑर्गन्स हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, वो सभी न्यूरॉन से बने होते हैं। या फिर सिंपल शब्दों में कहूँ तो आपके ब्रेन की फॉर्मेशन जो है वो न्यूरॉन सेल से होती है। यानी कि मैं टच करता हूँ ना, टच, तो इस टच को ब्रेन के पास ले जाने के लिए बहुत सी न्यूरॉन बॉडी के अंदर फैली हुई हैं। पूरी बॉडी में आपके पास न्यूरॉन है, और पूरी बॉडी जो है उसके अंदर जो है आपकी न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन बहुत अच्छा जो है रोल अदा करती हैं। तो न्यूरॉन जो है अलग अलग टाइप की होती है न्यूरॉन सेल। कुछ सेंसरी होती हैं जो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन लेकर जाती हैं, कुछ मोटर होती हैं जो ब्रेन से ऑर्डर ऑर्गन के पास लेके आती हैं। ठीक है, तो इसमें न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूरॉन में हर एक सेल के पास न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल ठीक है। हर एक सेल के पास अपनी सेल बॉडी होती है, ये भी ठीक है। और डेंड्राइट भी होती हैं। डेंड्राइट क्या होती हैं? जो इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करती है। मैं डायग्राम दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए न्यूरॉन का डायग्राम है, ये आपको जो दिख रही है ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। वास्तव में जब हम टच करते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो ये डेंड्राइट्स ही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाली न्यूरॉन का भाग क्या कहलाता है, तो आपका डेंड्राइट्स कहलाता है। बीच में जो है ये आपकी सेल बॉडी है जिसको सोमा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछ लिया गया था, सेल बॉडी को क्या कहते हैं। न्यूक्लियस होता है, उसके बाद आपका एक्सोन होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है एक्सोन, जिसके अंदर माइलिन सीट होती है, प्रोटीन की सीट होती है माइलिन सीट। और लास्ट में जो है आपका एक्सोन टर्मिनल होता है। और जो लास्ट हिस्सा जो बचता है ये वाला, इसके बाद अगला न्यूरॉन जो है स्टार्ट हो जाता है, और इस हिस्से को हम बोलते हैं सिनेप्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। दो न्यूरॉन के बीच के हिस्से को हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। इन्फॉर्मेशन यहाँ से आती हैं और जो है यहाँ से पार हो जाती हैं अगले न्यूरॉन के पास। ऐसे पूरी बॉडी में बहुत से अरबों खरबों न्यूरॉन हैं, और न्यूरॉन के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन आती जाती हैं। ब्रेन के साथ बॉडी का कंटेक्ट न्यूरॉन के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका बिल्कुल ठीक आंसर मार्क कर रखा है इसने, तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं इनको। देखिएगा न्यूमेरिकल दिया गया है, लेंथी न्यूमेरिकल है। मैं तो आपको ये कहूँगा अगर आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती हैं तो इस न्यूमेरिकल को मत मतलब जो है छेड़िएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं, उनको आपको नहीं करना है। क्योंकि सिलेक्शन हमेशा ईजी व मॉडरेट से होता है। ऐसा मत सोचिएगा कि हार्ड से सिलेक्शन होता है। ईजी और मॉडरेट को गलत मत कर दीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर, लेंथ जो दी गई है किसी भी वायर की, जो लेंथ दी गई है वो 1 मीटर दी गई है, और जो रेजिस्टेंस दिया गया है यानी कि आर जो दिया गया है वो 26 ओम जो है वो दिया गया है। ठीक है, और जो आपकी वायर का डायमीटर यानी कि डी जो दी गई है वो आपका कितना दिया गया है? 0.3 mm जो है वो दिया गया है। निकालना क्या है? रेजिस्टिविटी निकालनी है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि रेजिस्टिविटी मतलब म्यू जो है आपको वो निकालना है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ न्यूमेरिकल करने का एक ही तरीका है, आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। दूसरा आपको वो चीज़ लिख लेनी है जो दिया गया है। तीसरा फॉर्मूला क्या लगेगा। अब देखो हमें पता है रेजिस्टेंस जो होता है वो बराबर होता है रेजिस्टिविटी म्यू इनटू में आपका एल बाई ए, लेंथ बाई एरिया के होता है। जब एरिया उधर जाएगा तो म्यू जो है वो बराबर हो जाएगा किसके भाई? आर ए बाई एल के, आर ए बाई एल के। यहाँ पर आपको एल दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको आर दिया गया है, ये दिया गया है। आपको एरिया नहीं दिया गया है, तो पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन वायर का एरिया बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, जब हम आर स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर लिखेंगे तो इसके बटे में 4 लिख देंगे, इसलिए फॉर्मूला जो है पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया यहाँ से आप काउंट कर लीजिएगा। एरिया निकलने के बाद 26 से गुणा करके 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर इतनी जगह भी नहीं है और इतना ज़्यादा मैं एलोबरेट करना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल जिस स्टूडेंट को फिजिक्स की नॉलेज है, मैथ की नॉलेज है, वो केवल फॉर्मूले से ही कर लेगा। केवल फॉर्मूला ही बताने की ज़रूरत है जो मैंने आपको बता दिया है। आगे सोल्व कर लीजिएगा। जैसे ही आप सोल्व करोगे तो इसका राइट आंसर जो है 1.84 × 10⁻⁻6 ओम मीटर जो है आएगा। ओम मीटर जो है वो यूनिट है आपकी प्रतिरोधकता की, रेजिस्टिविटी की यूनिट जो है ओम मीटर होती है, ये बात आप याद रखिएगा।
तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं जब हम जो है अगर हमें इक्वेशंस का पता होता तो। और मैंने सारी की सारी इक्वेशन जो है हमारे मतलब जो मैंने कोर्स दे रखा है उसमें इक्वेशन अलग से करवा रखी है, न्यूमेरिकल अलग से करवाऊंगा। वैसे मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, आपको टेंशन मत लो, यूट्यूब पे सभी इक्वेशन और न्यूमेरिकल डालूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी डालूंगा मैं यूट्यूब पे, ठीक है, चलिएगा फ्री में। हालांकि पहले मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है क्योंकि पेड ही पढ़ाया है मैंने, पेड का मतलब एकेडमीज़ में पढ़ाया है, ऑनलाइन पर इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया है। तो आपके लिए एक अच्छा कंटेंट जो है तैयार करूँगा मैं, टेंशन मत लीजिएगा, 21 और 20 तारीख तक। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो दबी हुई रोशनी किसे कहते हैं। ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है, नेचुरल रिसोर्स है जो प्रकृति में पाया जाता है। दबी हुई मतलब जो नीचे दबी हुई है और जिसको बर्न करने पर रोशनी देती है, तो आपका जो है कोयला है, कोयला यानी कि कोल। कोयला आप सभी को पता होगा, कोयला जो है वो कार्बन का एलाट्रोप है, कार्बन जो है कार्बन से मिलकर बना हुआ है, कार्बन का अपरूप है। और अलग अलग टाइप के जो है कोल होते हैं, कोयले होते हैं, जिसमें कार्बन ज़्यादा होगा, जिसमें कार्बन ज़्यादा होगा वो ही अच्छे क्वालिटी का जो है आपका कोयला कहलाता है। बेस्ट क्वालिटी का कोयला जो है एंथ्रासाइट होता है, इसमें 80% जो है कार्बन होता है। दूसरे नंबर का कोयला बिटुमिन्स होता है, इसमें 60 से 80% कार्बन होता है। और तीसरा लिग्नाइट होता है, इसमें 40 से 60% कार्बन होता है। और चौथा जो है आपका पिट कोयला होता है, इसमें 40 से नीचे जो है आपका कार्बन होता है। ये सबसे ख़राब क्वालिटी का कोयला है और एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला है। तो ये कोल जो है, ये कोयला जो है, इसको दबी हुई रोशनी कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के नीचे बहुत अरबों खरबों साल पहले जब पृथ्वी का उलट पुलट हुआ होगा तो उस टाइम पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या प्लांट हैं वो नीचे दब गए पृथ्वी के और उसकी वजह से आपका कोयला बना है, ठीक है। तो कोयले के बारे में आप याद रखिएगा। गोल्ड जो है आपका Au होता है और सिल्वर जो है आपका Ag होता है। तो याद रखिएगा ये मेटल्स हैं, ये दबी हुई रोशनी नहीं कहलाती, दबी हुई रोशनी जो है आपका कोल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक अधातु जो आपकी चमकदार होती है, नॉन मेटल। देखिएगा नॉन मेटल के बारे में सारी बातें बता देता हूँ आपको। नॉन मेटल जो होती हैं वो आपकी पीरियोडिक टेबल में 20 होती हैं। 20 में से 18 जो हैं आपकी गैस स्टेट में पाई जाती हैं, मेनली नॉन मेटल गैस ही होती हैं। उसमें से एक जो होती है आपकी सॉलिड होती है। सॉलिड कौन सी होती है? वो होती है आपकी आयोडीन। और आयोडीन एक मात्र ऐसी सॉलिड है, कोई भी चीज़ सॉलिड होगी तो ही तो उसमें चमक होगी। इसके अंदर ये नमक की तरह होती है और क्रिस्टलीय फॉर्म में होती है और चमक में होती है। इसके पास चमक पाई जाती है। किसी भी नॉन मेटल के पास चमक नहीं होती क्योंकि सभी नॉन मेटल गैस होती हैं, तो गैस के पास तो चमक नहीं होती। एक सॉलिड होती है और एक लिक्विड होती है, एक लिक्विड होती है। ये क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में आया था जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोमीन बोलते हैं। ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल याद रखिएगा। मेटल लिक्विड कौन है? Hg है, पारा, मरकरी जिसको हम बोलते हैं, वो ऐसी धातु है जो लिक्विड स्टेट में है। लेकिन अधातु लिक्विड कौन है? वो आपकी ब्रोमीन है। तो ये मैंने आपको नॉन मेटल के बारे में बता दिया है। पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में जो है नॉन मेटल्स को रखा गया है। नॉन मेटल वो होती हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़कर नेगेटिव चार्ज बनाती हैं। इन सभी के बारे में मैं बहुत बढ़िया तरीके से जो है आपको पीरियोडिक टेबल करवा रखी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन होगा भी? आयोडीन इज द राइट आंसर। ये सभी के सभी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी के सभी 17th ग्रुप के सदस्य हैं, यानी कि हेलोजन फैमिली के सदस्य हैं। सभी के सभी हेलोजन हैं, ठीक है। टॉक्सिक हैं सभी के सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये 17th ग्रुप पीरियोडिक टेबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट नहीं है भी, ये आपकी 8 क्वेश्चन जो हैं पिछली जो डी ग्रुप की भर्ती थी 2018 की, उसमें इवनिंग शिफ्ट में जो है आए थे, जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। यानी कि 2 शिफ्ट हम कर चुके हैं, 2 शिफ्ट बची हैं। कल और परसों में मैं वो 2 शिफ्ट करवा दूंगा। उसके बाद जो मैं सेशन स्टार्ट करूंगा वो टॉप MCQ ही नहीं, ये NCERT डेटा जो है वो स्टार्ट करूँगा। NCERT बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, तो उसको जो हम करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे और सेशन को शेयर करिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए NCERT वाला डेटा लेके आऊँ, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर NCERT वाला डेटा लेके आओ। NCERT की लाइंस लेके आऊँगा टॉप टू टॉप। भाई ये लाइंस यहाँ से है, ऐसा नहीं है कि ठप्पा मारे NCERT। टीचर कह देते हैं कि NCERT का पढ़ाया हमने, अरे भाई NCERT का कंटेंट देखा भी है, ऐसी बुक के ऊपर लिख दिया NCERT, वो NCERT नहीं, रियल में NCERT का कंटेंट लेके आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, लगा होगा अच्छा आपको आई थिंक, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।